शिकवे हैं, हिस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, ये यादें इसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं, यादें यादें यादें। नमस्कार, एक्टिव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। दर्शकों, दुनिया में बहुत से लोगों ने अपनी अलग अलग कर्मों से अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। कुछ लोग याद रह जाते हैं क्योंकि उनसे ज्यादा उनके काम, उनके योगदान भुलाए नहीं भूले जाते। एक्टिव इंडिया ने एक ऐसी ही शख्सियत पर वृत्त चित्र पेश करने की कोशिश की है। ये वृत्त चित्र आपके सामने रखने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत पर जिन्होंने अपने जीवन के कुल 54 साल पत्रकारिता क्षेत्र में सतत संघर्ष किया और लगभग हर एक के लिए कभी न भूल पाने वाली याद बन गए। वो कोई और नहीं, आपके अपने टकलू दादा थे। जी हाँ, P.R. भट्टाचार्य, जो आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन समाज और अपने साथियों के लिए आज भी उनकी यादें ताजा है। वो बहुत से युवा पत्रकारों के लिए मार्गदर्शक बन गए थे। पेश है हमारी ये विशेष पेशकश। प्रणवरंजन भट्टाचार्य यानी टकलूदा ने पत्रकारिता क्षेत्र को अपने जीवन के 54 साल दिए। लगभग हर एक क्षेत्र में अच्छी जानकारी रखने के कारण अक्सर लोग सहज रूप से उनसे मार्गदर्शन लेते और अपनी समस्याएं भी बताते, फिर चाहे ऐसे लोगों में उनके अपने रिश्तेदार हो या फिर दोस्त, सहकर्मी या कोई और, मगर वो सबके लिए एक अच्छे मित्र और बेहद आत्मीय होते। मेरी मुलाकात टकलूदा से 79 में हुई, जब मैं अमृत प्रभात में काम करने आया। मुझे उनका व्यक्तित्व, उनका काम करने का ढंग, उसके बात करने का ढंग इतना आकर्षक लगा कि उसी समय से हम टकलूदा से जुड़ गए थे काफी हद तक। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वे नए लोगों के साथ अपने को जोड़ते थे। एनआईपी में उस समय नए लोगों में अजित परमार, अजय चक्रवर्ती, संध्या सिंघल, इस तरह के लोग थे जो उभरते हुए लोग थे और काफी अच्छे जीनियस लोग थे। उन लोगों के साथ अपने को जोड़ते थे। मेरा जब उनसे गहरा संबंध हुआ 85-86 के दौरान, जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रिपोर्टिंग कुछ खास चीजों पर कर रहा था, कुछ खोजी पत्रकारिता की तरह का, कुछ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में कर रहा था, तो अमृत प्रभात के लिए भी लिखता था और नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका के लिए। जो नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका के लिए मैं लिखता था तो उसको टकलूदा ही एडिट करते थे। टकलूदा उस समय न्यूज एडिटर हो गए थे। उन्होंने जिस तरह से मुझे बताया कि कैसे लिखा जाना चाहिए, मैं विशुद्ध रूप से हिंदी का पत्रकार रहा हूं, आज भी हूं, लेकिन उनके साथ रहने से, उनके बताने के तरीके से मेरे अंदर भी वह जज्बा हुआ कि मैं दूसरी भाषा में भी काम कर सकता हूं। और केवल भाषा की बात नहीं, रिपोर्ट में क्या चीज आनी चाहिए और किस चीज पर आपको तवज्जो देना चाहिए। P.R. भट्टाचार्य, जिनको हम लोग प्यार से टकलू बाबू कहते थे, वो उनको मैं पत्रकारिता जीवन से पहले का जानता था और बहुत पहले से जानता था। वो एक मेरे बहुत परम मित्रों में से थे, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़े थे और वो बिल्कुल इलाहाबाद में रच गए थे। उनकी भाषा में आपको इलाहाबाद सुनाई देता, उनके तौर तरीके, उनका मिलने का तरीका, सब में आपको वो इलाहाबाद की झलक दिखती थी। और पत्रकारिता में जब मैं आया, तो मैं पहले पुराने अखबार लीडर में था, वहाँ से मैं आया था, तो मुझे कुछ अनुभव था। वो यहाँ पहले ही से थे, क्योंकि कभी हमको कुछ पूछना होता था तो उनको फोन करते थे। और शायद वही एक वरिष्ठ पत्रकारों में थे
जो कि आजकल भी थे और जो कह सकते थे कि देखो इस चीज को ऐसे लिखा जाना चाहिए था कि नहीं, ये उनकी खूबी थी। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रतन दीक्षित उन्हें यशस्वी पत्रकार के साथ ही आदर्श व्यक्तित्व की मिसाल बताते हैं। वे कहते हैं, टकलुदा ने जिस साहस और निर्भीकता के साथ पत्रकारिता को संचित किया वो अतुलनीय है। भट्टाचार्य जी एक यशस्वी पत्रकार रहे हैं और जिन्होंने देश के बड़े बड़े अखबारों में अपने पत्रकारिता योगदान से पत्रकारिता के मूल्यों को न केवल संरक्षित किया बल्कि उसको विकसित करने में भी बड़ी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उनका व्यवहार सबके साथ एक सौम्य, एक बड़ी विशिष्ट शैली थी पत्रकारिता में, और पत्रकारिता में साहस, निर्भीकता और साथ साथ जन सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता है, वो उसके एक बहुत अमर सेनानी के रूप में हम उनको हमेशा याद करते रहेंगे। आज पार्थिव रूप में वो हमारे बीच में अवश्य विद्यमान नहीं है, लेकिन पत्रकारिता जब आज एक विश्वसनीयता और संकट के दौर से गुजर रही है, भट्टाचार्य जी का जो पत्रकारिता का जीवन संदेश है वो हमें प्रेरित करता है कि हम पत्रकारिता की मर्यादा की रक्षा करें, विश्वसनीयता की रक्षा करें और पत्रकारिता को जन सरोकारों के प्रति समर्पित करें। पीआर भट्टाचार्य का परिवार उत्तर प्रदेश में 100 वर्षों से रह रहा है। उनके ताऊ डॉक्टर डी.आर. भट्टाचार्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं। उनके पिता स्वर्गीय प्रभात रंजन भट्टाचार्य शिक्षा विभाग में रहे, लेकिन टकलुदादा का जन्म 21 अप्रैल 1935 को भागलपुर, बिहार में उनके ननिहाल में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के जगत स्कूल से हुई। इसके बाद कक्षा 9वीं तक की पढ़ाई उन्होंने जीआईसी से की। स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की। इलाहाबाद से ही उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका से अपने करियर की शुरुआत की। अमृत बाजार पत्रिका का नाम बदलकर बाद में नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका हो गया था। एनआईटी में वर्ष 1985 तक उन्होंने काम किया। यहाँ वे समाचार संपादक के रूप में कार्य कर रहे थे। यहाँ से निकलने के बाद वे पायनियर बनारस, हिंदुस्तान टाइम्स पटना, औरंगाबाद महाराष्ट्र में लोकमत टाइम्स में रहे। फ्री प्रेस इंदौर के अलावा भास्कर समूह के अंग्रेजी दैनिक नेशनल मेल में भी काम किया। अलग अलग राज्यों में, शहरों में अलग अलग पदों पर कार्य करते हुए वर्ष 2001 में उन्होंने इलाहाबाद वापसी की। यहाँ से बनारस चला गया, पत्रिका में गया, पत्रिका में उसकी गाइडेंस में वो अपना जर्नलिज्म शुरू कर, जर्नलिज्म करते करते वो चला गया बनारस गया, फिर बनारस से गया अहमदाबाद में गया, वहाँ से गया बेंगलोर, भोपाल में कुछ दिन था वहाँ पे, तो हमने हिंदी सेक्शन था, इंदौर गया था, फिर वहाँ पे हिंदी सेक्शन खुला एक, तो हमको उसने कुछ लिखा कि ऐसे है हिंदी सेक्शन खुला है, तो आ जाओ यहाँ पर। अच्छा, इतनी वो हिंदी सेक्शन बंद हो गया। यहाँ रहकर उन्होंने फ्रीलांस पत्रकारिता शुरू कर दी। इसी कड़ी में उन्होंने राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के लिए ग्रामीण पत्रकारिता पर एक पाठ्य पुस्तक भी लिखी। उन लोगों जो इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं उसके स्टडी मटेरियल उन्होंने पहला किताब का तैयार किए हैं, पर अफसोस ये है कि वो किताब प्रिंट करके आया नहीं। वरिष्ठ पत्रकार गोपाल रंजन बताते हैं कि उनका व्यक्तित्व बेहद संजीदा मगर आकर्षक था। टकलुदा यानी पीआर भट्टाचार्य बहुत संजीदा किस्म के खिलाड़ी आदमी थे। क्रिकेट के कैप्टन रह चुके थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे नए लोगों के साथ अपने को जोड़ते थे। पत्रकार जगत से जुड़े तमाम लोगों की एक राय है कि टकलुदा असल में एक विशुद्ध पत्रकार थे। वे जानते थे कि पत्रकारिता कैसे करनी है और बतौर पत्रकार आपकी जिम्मेदारी क्या है। रिपोर्ट में क्या चीज आनी चाहिए और किस चीज पर आपको तवज्जो देना चाहिए, ये खास बात वो बाकायदा बताते थे कि हाँ पत्रकारिता आपको कैसे करनी है और एक पत्रकार की जिम्मेदारी क्या होती है, आप किन चीजों को उजागर करें। क्योंकि आप केवल सेंसेशन पैदा करने के लिए नहीं है, आप इसलिए नहीं है कि कोई ऐसे खबर छाप दें जिससे रातों रात आप चमक जाएं। लेकिन उस समय जो लोग वरिष्ठ कहे जाते थे उनकी जिम्मेदारी भी वरिष्ठ होने की होती थी। वो बाकायदा बताते थे कि हाँ पत्रकारिता आपको कैसे करनी है और एक पत्रकार की जिम्मेदारी क्या होती है। और उनकी काफी धाक थी, उनका बड़ा रोब था, उनसे लोग डरते थे क्योंकि वो काफी स्ट्रिक्ट थे मगर बहुत प्यार से समझाते थे।
किसी को उन्होंने कभी परेशान नहीं किया या किसी के खिलाफ उन्होंने कुछ रिपोर्ट लिखी हो, वो अपने आप सब मैटर डील कर देते थे। इतनी बढ़िया हेडिंग देते थे कि अगर जो आप सोचें कि इससे बेटर नहीं हो सकती थी। उनको हिंदी बोलने का भी बहुत अभ्यास था और अंग्रेजी भी में वो काफ़ी दक्ष थे। उनका ये था कि पत्रकार को जैसे लिटरेचर ही खाली नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सारे मतलब सारे चीज का इनफैक्ट ये घर के जो माने दूसरा काम आर्ट वर्क कुकिंग हुए सब चीज का नॉलेज पत्रकार को होना चाहिए, ये वो कहते थे। उनका क्या था, बहुत बारीकी से काम करते थे। उनका ये था, बहुत बारीकी से वो काम, कुछ भी काम हो बहुत बारीकी से करते थे, मतलब थोड़ा भी कम नहीं होना चाहिए कोई चीज में। वो जो चीज भी करते थे वो बहुत उस पर परफेक्शन लाने की कोशिश करते थे, और ये चीज जो है आजकल के पत्रकारों को समझनी चाहिए कि अपने काम में परफेक्शन लाइए, अपने काम में ढील नहीं लाइए, अपना काम पूरा करके तभी आराम करिए। और वो बिना कोई भी चीज को पूरा किए हुए जो है वो उठते नहीं थे, और चाहे कितनी देर हो जाए वो पूरा काम करके ही उठेंगे। ये एक सबक जो है आजकल पत्रकारों को सीखना चाहिए, क्योंकि वो अनुभव जो थे, वो बातें जो थी, किस प्रकार से आप अखबार पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि कल क्या किसने कहा था और साल भर पहले किसने क्या कहा था और आज वो क्या कह रहा है। वो फट पकड़ लेते थे, जो कोई झूठ बोल रहा है, इसने साल भर पहले ये बात कही थी और आज बिल्कुल फर्क बात कर रहे हैं। इस टाइप का जब वो विश्लेषण करते थे तो किसी भी लेख में जान आ जाएगी। इन सब चीजों से लोग प्रभावित होते थे। वे आदर्श पत्रकारिता पर डटे रहे। 54 साल देने के बाद भी अंत तक केवल संघर्ष करते रहे। एक ईमानदार पत्रकार की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि टकलू दा ने अपने जीवन की आखिरी सांस भी किराए के मकान में ली। दुर्भाग्य की बात है कि जब वो इलाहाबाद आए तो उनके पास अपना मकान नहीं था और किराए के मकान में रहे। मैं इस चीज को किसी सहानुभूति के साथ नहीं या दया के साथ नहीं, बल्कि एक चिंता के साथ बात कर रहा हूं कि पी.आर. भट्टाचार्य जैसे पत्रकार, जो नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका के न्यूज एडिटर रहे, हिंदुस्तान टाइम्स के रेजिडेंट एडिटर रहे, दैनिक भास्कर ग्रुप में एडिटर रहे, और आखिरी वक्त में उनको अपना खर्च चलाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ी, फ्रीलांसिंग करनी पड़ी। लोग उन्हें आज भी एक विशेषज्ञ पत्रकार की श्रेणी में याद करते हैं। मन के हर कोने में उनके बहुआयामी व्यक्तित्व की छाप आसानी से देखी जा सकती है। हर पूरे अखबार के बारे में, हर अखबार के हर पहलू में वो हुनर था उनमें। उनको आप जो है किसी भी पहलू पे पूछ लीजिए, वो बता देंगे आपको कि फला विभाग में ऐसे काम होते हैं, फला विभाग में ऐसे काम होता है। और हर अखबार को वो बड़ी गौर से पढ़ते थे और गौर से देखते थे। नतीजा ये होता था कि जब वो अखबार के इंचार्ज होते थे रात में, तो फिर जो अखबार निकलता था अगले दिन वो बहुत ही गजब का निकलता था। जब तक इलाहाबाद में रहे, मिलते रहे, आखिरी दिनों में भी मुझे फ़ोन किया, उन्होंने पूछा कि कुछ सवाल पूछा कि वहाँ के बारे में कुछ बताओ, तो मैंने बताया भी। उन्होंने शायद वो कोई लेख लिख रहे थे। जब मैंने 72 में ज्वाइन किया पत्रिका, तो टकलूदा को देख कर बड़ी खुशी हुई हमको। उन्होंने चलिए ये हैं हमारे साथ, और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत टिप्स देते थे, कहते थे ऐसे करो वैसे करो। मतलब जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है वो उन्होंने बहुत कुछ मिस किया है, उनसे बहुत कुछ सीख सकते थे, और मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। अब जो कुछ भी मैं आज हूँ उनकी वजह से ही कह सकते हैं आप। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रणव रंजन जी का व्यक्तित्व असल में बहुत हद तक अंतर्मुखी था। इसके बाद भी लोग उनके सीधे, सरल, सहज स्वभाव के कायल हो ही जाते थे। जो लोग उन्हें थोड़ा बहुत जानते रहे, वो इस बात से अक्सर हैरान भी हो जाते थे कि एक पत्रकार भला अलग अलग क्षेत्रों में ज्ञान का ऐसा भंडार कैसे हो सकता है। हमको एक दिन उन्होंने दिखाया था एक आर्टिकल, उन्होंने गुलाब पर लिखा था, कितने तरह के गुलाब होता है, कितने किस किस रंग के होते हैं, कहाँ ये मिलता है, कहाँ वो मिलता है। मतलब एक आदमी इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स पर लिख सकता है, तो टकलू को देख के ही जो है वो। तो टकलू दादा ने बहुत क्रिकेट के ऊपर आर्टिकल भी लिखी। अभी रिसेंटली
तो ऑल इंडिया जस्टिस एंड द्विवेदी क्रिकेट टूर्नामेंट इलाहाबाद में होता है, जिसमें उन्होंने आर्टिकल लिखा। लास्ट उनके डेथ के पहले वो उनकी एक आर्टिकल थी, उस मैगजीन में उनकी छपी, वो उन्होंने फिक्सिंग के ऊपर वो लिखा। जो क्रिकेट में जो फिक्सिंग हो रही है उसके ऊपर उन्होंने वो आर्टिकल लिखा। ये पत्रकारिता के ऊपर एक किताब लिखने का काफी मटेरियल उन्होंने इकट्ठा भी किया था, पर वो हो नहीं पाया। कल्चरल अफेयर में, सांस्कृतिक मामलों में अच्छी समझ रखने वाला, राजनैतिक रूप से अच्छे कॉलम लिखने वाला, अच्छी हिंदी बोलने वाला अंग्रेजी का पत्रकार, जो हर व्यक्ति से बहुत स्नेह के साथ मिलता। PR भट्टाचार्य क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी थे। एक्स यूपी रणजी सेलेक्टर R.K. भटनागर जब यादों की उड़ान भरते हैं तो उन दिनों की याद में लगभग खो से जाते हैं। बात 1960 के दिनों की है, जब श्री भटनागर को जॉर्जटाउन क्रिकेट क्लब से टकलू दादा के साथ खेलने का मौका मिला। मैं उस समय उनका खेल देखा करता था। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से खेलते थे। वो लेफ्ट आर्म पेस बॉलर, बहुत ही अच्छा स्विंग कराते थे। बाद में 1960 से मैं उनके संपर्क में आया और उनके साथ जॉर्जटाउन क्रिकेट क्लब से उनके साथ क्रिकेट हमें खेलने का मौका मिला। और उनका खेल इतना अच्छा था उस जमाने, जबकि वो शरीर से थोड़ा उनके हेल्दी थे, लेकिन इतनी अच्छी गेंद डालते थे और फील्डिंग इतनी बढ़िया करते थे कि उनको आप आज की यंग जनरेशन अगर उनको फील्डिंग देखे तो उससे बहुत वो सीखें कि किस तरीके से उस जमाने भी फील्डिंग पे लोग जोर देते थे और अच्छी फील्डिंग करते थे। जब तक वो खेलते रहे तो उसके खेलने के बाद उन्होंने एम्पायरी शुरू किया और इलाहाबाद में अच्छे इंटरवर्सिटी हुई, उसमें उन्होंने एम्पायरी करी। और जो अखिल भारतीय क्रिकेट टूर्नामेंट इलाहाबाद में ऑर्गेनाइज होते थे उसमें उन्होंने टूर्नामेंट में एम्पायरी करी। वो ऑल इंडिया नागरिक टूर्नामेंट होता था, उसमें वो एम्पायरी करने जाते थे। तो हमें उनके साथ में खेल का तो रही साथ में उनका, हम जब फिर तो उन्होंने खेल छोड़ने के बाद एम्पायरी करने लगे तो हमारा उनका एज ए एम्पायर संबंध रहा और उनको बहुत ही नजदीक से जानने का हमको मौका मिला। बहुत ही सरल स्वभाव के थे वो और हर क्रिकेटर्स को वो कोई भी अगर गलत खेलता था तो उनको वो बताते थे। जो उनको नॉलेज थी उन्होंने उस नॉलेज को, ज्ञान को उन्होंने बांटा। और क्रिकेट के मैदान में वो बहुत बढ़िया खेलते थे। उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। जब वो दौड़ते थे फील्ड पे तो लोग हंसते थे कि काफी वो तंदुरुस्त थे ना, मोटे थे, कि कैसे दौड़ पाएंगे कि नहीं दौड़ पाएंगे। और स्पोर्ट्समैन तो थे ही उनकी जैसे मतलब स्पोर्ट्समैन मैंने तो कोई शायद ही वो फुटबॉल में भी थे, क्रिकेट में भी थे। क्रिकेट में उन्होंने रणजी खेलने के लिए गए थे और बहुत अच्छे आदमी थे वो। असल में तकलीदा की रुचि खेल के अलावा शास्त्रीय संगीत, गार्डनिंग, वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण, साहित्य, सांस्कृतिक गतिविधियों, यात्रा और विशेषकर खाना बनाने में थी। अच्छा, म्यूजिक का उनका बहुत शौक था, क्लासिकल म्यूजिक। बचपन में उन्होंने वो तबला भी अच्छा बजाते थे, बहुत दिन बजाया। जैसे ये आपका ITC का विजय किचलू, उनके साथ भी स्टेज पर भी बजाते थे और म्यूजिक भी बहुत उनको शौक था म्यूजिक का। सितार भी बजाते थे। क्लासिकल वो गाते तो नहीं थे लेकिन बहुत ज्यादा शौकीन थे क्लासिकल म्यूजिक। बहुत कुछ आता था उनको। उनकी बेटी जयती भट्टाचार्य अपने पिता के साथ जुड़ी अपनी यादों को हमारे साथ बांटती हैं। अनायास से उनके मुंह से ये शब्द निकल पड़ते हैं, पापा कार्टून देखा करते थे। टॉम एंड जेरी उनका फेवरेट कार्टून था। उन्हें कार्टून देखना बहुत पसंद था। अक्सर घर में इस बात पर झगड़ा भी हो जाया करता था। मेरे पापा थे तो जर्नलिस्ट,
लोग जानते हैं कि वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, लेकिन उनमें एक बचपना था, आज भी उनमें बचपना था। पापा पोपाई द सेलर और टॉम एंड जेरी देखना बहुत पसंद था उनको, हर रोज देखा करते थे। बल्कि घर में झगड़ा भी होता था इससे कि आप क्यों कार्टून देखते हैं रोज। लेकिन मेरे पिता मेरे लिए पिता के साथ साथ एक मित्र भी थे, जिनसे मैं अपनी सारी बातें यूं ही बांट लिया करती थी। पापा कम मेरे दोस्त ज्यादा थे। मतलब ये नहीं था कि पापा हैं मुझसे बड़े हैं, जैसा कि हर घर में होता है कि पापा और बेटी में एक दूरी डिस्टेंस हो जाती है कि पापा से ये बात नहीं बताना है, वो बात नहीं बताना है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। दुनिया की कोई बात भी नहीं थी जो मैं पापा से शेयर नहीं करती थी। मेरे पापा सब कुछ जानते और ना ही पापा कुछ छुपाते थे हमसे। टकलूदा खाने पीने की बेहद शौकीन थे। ये बातें उनकी पत्नी खूब बयां करती हैं। वो बताती है कि किचन से बाहर तक का सारा काम उन्होंने अपने पति से ही सीखा। श्रीमती तपती भट्टाचार्य उन्हें याद करते हुए खुद को बेहद गौरवान्वित महसूस करती हैं। कहती हैं वो उनके लिए गुरु भी थे और मित्र भी। वे बेझिझक अपनी सारी बातें उनसे कह दिया करती थीं। कुकिंग भी हमने उन्हीं से सीखा। जब हम शादी होकर आए थे तो हम कुछ नहीं जानते थे, वही हमको सिखाए सब कुछ। वही कहा ना आपसे कि किचन से लेके बाहर के दुनिया तक का सारा सफर हमने उन्हीं के साथ। खाने के शौकीन थे, खिलाने आपको तो मालूम है, खिलाने के भी शौकीन थे। बहुत कुछ आता था उनको। जैसे आपको हम कहें खाना बनाने में शायद कुछ हम बना रहे हैं, हमको लगा कि इसमें थोड़ा सा केसर पड़ जाता तो अच्छा होता। अच्छा, चाहे रात के 8 बजे हो 9 बजे हो, जरूर निकल के वजह से जाएंगे। मना भी करे तो मानते नहीं। आज जब पत्रकारिता के मायने दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, वे विशुद्ध पत्रकारिता कहीं खोती जा रही है। ईमानदारी की बातें खोखली नजर आने लगी हैं। ये बात टकलूदा की आत्मा को शांति जरूर दे सकती है कि घर लुटाकर भी समाज को दिशा देने का उनका जुनून उनकी बेटी और पत्नी में आज भी बाकी है। ईमानदारी से जो जिंदगी बिताता है उसके लिए चाहे फैमिली को थोड़ा सफर करना पड़े, पर बाद में जाके उसके अच्छा नतीजा निकलता ही है। अब उनके ईमानदारी उनके डॉटर के ऊपर भी आया है, तो चाहे जितना भी तकलीफ हो वो भी वैसे ही जिंदगी बिताएगी। वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट थे। बेटी में कुछ मतलब जैसे कहते हैं कि फादर का वो आ जाता है, तो कुछ है उसमें भी। जब वो ऑफिस का काम करती है या लिखती है कुछ है, तो वो जरा अलग किस्म के हो जाती है, उसके बिहेवियर में फर्क आ जाता है। पापा चाहते थे कि मैं एक जर्नलिस्ट बनूं, और अब कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं उसी लाइन में चलूं। जो पापा चाहते थे मैं वही करूँ। मैं उनका सपना पूरा करना चाहती हूँ। बिकॉज उसके फादर आए हैं तो उसको इसी लाइन में करना है, जो कुछ करना है उसको इसी लाइन में करना है। इसलिए वो चाह रही है कि अब कहीं न कहीं उसको कुछ थोड़ा वो मिल जाए तो फिर लाइन उसका खुल जाए। बस ऐसे ही अब उसका ये है, थोड़ा हम चाहेंगे, प्रे करेंगे, गॉड से कि उसको भी कुछ हो जाए। अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित टकलूदा अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण विरले ही मिलता है। उस पर घर और समाज के साथ ताल बिठाना तो और भी दुष्कर कार्य, लेकिन ये उनके लिए मानो बेहद सरल था। लेकिन हाँ, बहुत घर के बारे में, गृहस्थी के बारे में कुछ नहीं कहते थे। वो कभी इंटरफेयर नहीं करते थे कि हम कुछ भी करें। पैसे वैसे रखना, ये करना उनका बस का नहीं था। बाहर से आए तुरंत निकाल के हमारे हाथ में दे देते थे। फाइनेंशियल जो कुछ सब हम करते थे, उनसे नहीं होता था ये सब। मार्केटिंग भी जाते थे तो हम सब जाते थे, क्योंकि नहीं तो वो जहाँ 10 की जगह 20 खर्चा करके चले आएंगे। ऐसे ही उनका पसंद नहीं थी। और जिस परिस्थिति में जब भी रहे हमेशा खुश रहे। कभी इसका अफसोस नहीं किया कि ये नहीं हुआ जिंदगी में, वो नहीं हुआ जिंदगी में। इस बात का अफसोस नहीं करते थे कभी। और हम लोग के सबके बहुत क्लोज, यानी कि प्यार जो उनका था रेगुलर। अब भी इस घर में हम लोग का रेगुलर इतनी दूर रह के भी सौतेवाग से प्रीतम नगर रेगुलर आना जाना, वो हमको अपने लड़के की तरह मानते थे। कोई लड़का ना रहने की वजह से पूरा लड़के के मानते थे। हम भी उनका श्रद्धा ऐसे उसी हिसाब से करते थे। और एज ए पर्सन वेरी नाइस,
बहुत ही एनर्जेटिक, इनकरेज करते थे सबों को, चाहे प्रेस के मामले में हो या स्पोर्ट्स के मामले में, इंकरेजमेंट यंग टैलेंट्स को रेगुलर में करना ताकि उनके पेपर में इस बारे में रेगुलर आते हैं। मैं तो यही बोलूँगा कि हमारे बहनों ही कम थे, वो बड़े भाई था, अक्सर उनके साथ हमारा सिर्फ बड़े भाई नहीं, एक फ्रेंडली रिलेशन भी मेंटेन था। और जब भी कोई काम हम करते थे तो बराबर ये था कि उनसे हमेशा हम लोग एडवाइस ले लिया करते थे। हमारे जीवन में उनका काफ़ी प्रभाव रहा और हर एरिया में तो उनका नॉलेज था ही, इवन कुकिंग में भी उनका स्पेशलाइजेशन था। जैसे कि मिस्टर भट्टाचार्य जी हमारा यहाँ जो है करीब 3 साल पहले यहाँ आए थे। वो हमारा जो है जैसे कि माने एक बुजुर्ग के तरीका से जो है हम उनको बड़े भाई मानते थे और वो भी हमको इसी तरीका से छोटे भाई मानते थे। हम लोगों का ये जो 3 साल का जो ये है उसमें एक दूसरा के माने जो है प्रति जो है कुछ सहानुभूति थी, कुछ माने हमारा भी हम भी बीच में बीमार पड़े थे, वो हमारे साले साहब को फोन करके बुलाए, उनको बुला के जो है वहाँ ले गए, हमारे साथ भी चले। इस तरीका से एक दूसरे का हम लोग सहारा थे। संबंध बहुत अच्छा था, बहुत अपने घर जैसा संबंध था, एक दूसरे के साथ बहुत गुड टर्म्स था, बहुत अच्छे लोग भी थे, सभी लोग अच्छे थे और बातचीत भी करते थे। 4 तारीख को लोग बाहर से घूम के आए थे तो आकर के हमारे बैठक में ही बैठे थे, हम लोग एक साथ बैठ करके चाय नाश्ता पानी किया, सब बातें होते किया। सबसे मिलते भी थे और कर्मठ बहुत थे। मैं सुबह शाम अक्सर देखता हूँ कि अपने फैमिली के साथ वो कभी कुछ न कुछ सामान लाने या यहाँ वो दिन भर टाइम पे दौड़ते रहते थे। अक्सर आया करते थे मेरे यहाँ, अक्सर आ जाते, कभी मिसेज आती थी तो कभी वो मिस्टर भट्टाचार्य खुद आते थे। 14 सितंबर को टकलुदा ने इस जग से अपना नाता तोड़ लिया। पत्रकार जगत के लिए उनका जाना वास्तव में एक अपूर्णीय क्षति ही कही जाएगी। 14 सितंबर को मानो सूरज दिन में ही ढल गया। उनके यूं चले जाने पर दिल से सिर्फ यही महसूस होता है मानो वो खुद कह रहे हो, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। टी.आर. भट्टाचार्य यानी टकलुदा की प्रसिद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके निधन के बाद अलग अलग प्रदेशों से उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कई प्रतिष्ठित पत्रकारों ने अपने संदेश भेजे। एक्टिव इंडिया को मिले इन श्रद्धांजलि संदेशों में उनके साथी पत्रकारों की उनके लिए क्या भावनाएं रही हैं, ये सब कुछ महसूस किया जा सकता है। आइए देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं ये संदेश। N.K. घोषाल, पूर्व समाचार संपादक, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका, इलाहाबाद, वर्तमान में मुंबई निवासी, अपने संदेश में लिखते हैं, जीवन में मित्रों की संख्या अनेक होती है, परंतु फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड यानी कि मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक दुर्लभ होते हैं। टकलुदा के नाम से लोकप्रिय श्री प्रणव रंजन भट्टाचार्य का स्थान मेरे लिए दूसरी श्रेणी में आता है। नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका में ही पत्रकार के रूप में स्वर्गीय टकलुदा के साथ काम करने का सौभाग्य पाकर मैं स्वयं को भाग्यशाली समझता हूँ। इस संस्थान में हम दोनों ने साथ साथ काफी लंबा और यादगार वक्त बिताया है। वो मेरे पड़ोसी भी थे और जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होती थी उन्होंने हमेशा अपना हाथ आगे बढ़ाया। अभिजीत सिन्हा, पूर्व ज्वाइंट एडिटर, सहारा टाइम, नई दिल्ली। ओल्ड स्कूल अर्थात पुराने दिनों के पेशेवर पत्रकार जिनका परिचय था एक पूर्ण भद्रजन, मैं इसी रूप में स्वर्गीय टी.आर. भट्टाचार्य को याद करता हूँ, जिनके आकस्मिक निधन ने हमारे जीवन में शून्यता भर दी है। 90 के दशक के प्रारंभ में मेरा उनसे परिचय हुआ जब उन्होंने इलाहाबाद छोड़कर हिंदुस्तान टाइम्स पटना ज्वाइन किया था। मैं उस वक्त पायोनियर का ब्यूरो चीफ था। जल्दी हम पारिवारिक मित्र बन गए और मुझे उनके क्रिकेट खिलाड़ी होने, हिंदुस्तानी शास्त्रीय और अर्धशास्त्रीय संगीत से उनका लगाव और उनकी पुस्तकों के आकर्षक संग्रह के बारे में पता चला। जब मैं रविवारीय समाचार पत्र सहारा टाइम का ज्वाइंट एडिटर था तब हमारे पेशेवर संबंध फिर से स्थापित हुए। मेरे आग्रह का मान रखते हुए उन्होंने अनेक विषयों पर लिखा, जैसे राजनीति, अपराध से लेकर सामाजिक आर्थिक समस्याएं। इनमें इलाहाबाद पर आधारित लेख सबसे अच्छे थे। ये शहर 3 पीढ़ियों से उनका गृह नगर है।
कई शहरों में आकर्षक करियर समाप्त करने के बाद अनेक आशाओं के साथ वो अपने शहर लौटे थे। मैं खुश हूँ क्योंकि जिस शहर को वो इतना चाहते थे वो शहर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, जो उनका हक है। टकलुदा, आप हमेशा हमारे हृदय में जीवित रहेंगे। शंकर आरिच, डिप्टी मैनेजर, हिंदुस्तान टाइम्स, पटना। भट्टाचार्य दा अब हमारे बीच नहीं रहे। ये स्तब्ध कर देने वाली घटना है। शानदार, दिलदार जेंटलमैन। मुझे याद है शंकर यानी मैं रविवार को उनके यहाँ लंच पर हिलसा मछली खाने जाता था। ये मछली बंगालियों को बहुत प्रिय होती है और पटना में साधारण इंसान के लिए ये बहुत महंगी भी। परंतु मुझे लगता है भट्टाचार्य दा ने कभी कीमत की परवाह नहीं की। ऑफिस के सहकर्मियों को परिवार सहित अक्सर बोईदी यानी भाभी जी द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट भोजन के लिए बुलाया करते थे। हम उनके साथ गुंज के बैनर तले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते थे। भट्टाचार्य दा के साथ बहुत कुछ अभी भी जीवित है। मृत्यु एक स्वाभाविक घटना है। मैंने अपने माता पिता को भी खोया है, परंतु भट्टाचार्य दा जैसे प्रिय इंसान का अभाव बहुत दुखदायी है। भगवान उनके परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अशोक राधाकिशन मालू, भट्टाचार्य जी के मित्र और पूर्व ऑडिट मैनेजर, लोकमत मीडिया, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। श्री भट्टाचार्य वास्तविक रूप में संपादकीय व्यक्तित्व के धनी थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में वो हमेशा कुछ नया करने वाले स्पष्टवादी, आदर्शवादी इंसान थे। विस्तृत अनुभव होने के बावजूद वो हमेशा कुछ नया सीखने की चाह रखते थे। अपने सहकर्मियों और अधीनस्थों के मार्गदर्शन की अच्छी खूबी थी उनमें। वो निडर और खिलाड़ी प्रवृत्ति के थे। अपने समय के माने हुए क्रिकेट अंपायर थे। हमने एक अच्छे और सच्चे मित्र को खो दिया। वो विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा शांत रहते थे और भविष्य की चिंता कभी नहीं करते थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वेंकटेश केसरी, असिस्टेंट एडिटर, एशियन एज, नई दिल्ली। स्वर्गीय पी.आर. भट्टाचार्य की सादगी और पत्रकारिता के प्रति समर्पण ने मुझे प्रभावित किया। वर्ष 1991 से वर्ष 1997 तक लोकमत टाइम्स औरंगाबाद और नई दिल्ली में उनके साथ काम करना एक महान उपलब्धि थी। वो महाराष्ट्र की औरंगाबाद में लोकमत टाइम्स के इंचार्ज थे। पत्रकारिता ही उनके जीवन का उद्देश्य था और उन्होंने इसकी कीमत भी चुकाई। वो धन, दौलत या संपत्ति में दिलचस्पी नहीं रखते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पत्रकारिता के संसार में जिया। उनका अपना विशेष अंदाज था जो उनके द्वारा संपादित लेखों में साफ झलकता था। मैंने उन्हें इस पेशे के अंदर और बाहर दोनों जगह देखा है तथा पत्रकारिता के इस निर्दयी संसार को देखकर आश्चर्यचकित होता था। जो भी हो, उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप में और पेशेवर रूप में प्रभावित किया है। हम एक अच्छे मेजबान, एक बुजुर्ग व्यक्ति और गर्मजोशी से मिलने वाले एक इंसान का अभाव महसूस करते रहेंगे। सैयद रिजवानुल्लाह, प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, मराठवाड़ा क्षेत्र, महाराष्ट्र। स्वर्गीय पी.आर. भट्टाचार्य के अधीन कार्य करते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा। उनके द्वारा एडिट की गई कॉपियों को पढ़कर हमने अपना तजुर्बा बढ़ाया। वो विभिन्न विषयों के ज्ञाता थे। मुझे याद है एक बार स्थानीय महानगर पालिका ने शहर के चौराहे पर कलम की प्रतिकृति यानी रेप्लिका लगाया था। भट्टाचार्य जी ने इस पर एक बहुत ही सुंदर लेख लिखा। उन्होंने कलम के संपूर्ण इतिहास को ढूंढकर उसे बनाया था। वो लेख बहुत सराहा गया और महानगर पालिका ने उसे अपने संग्रह में रखा। उनकी मृत्यु पत्रकारिता जगत के लिए महान क्षति है। के.एस. मनोज कुमार, विशेष संवाददाता, सकाल टाइम्स, पुणे, महाराष्ट्र। पी.आर. भट्टाचार्य एक रिपोर्ट पर अपनी कलम के निपुण स्पर्श द्वारा उसे एक बेहतरीन लेख में बदलने की क्षमता रखते थे।
हर विषय में उनके विस्तृत ज्ञान के कारण ही एक अच्छा लेख बनता था। वो राजनीतिज्ञों द्वारा खेली जा रही माइंड गेम से लेकर मास्टर शेफ की जादुई पाक विधा, क्रिकेट के गिरते स्तर, सभी कुछ बहुत आसानी से समझाते और हम लोग ध्यान मग्न होकर सुनते थे। वो रोज मीटिंग ऑफिस में अपनी चेयर पर बैठकर करते और हम टेबल के दूसरी ओर बैठते, परंतु सबसे अच्छी मीटिंग तब होती थी जब वो हम सबको घर पर बुलाते थे। स्वयं अपनी आराम कुर्सी पर बैठते, विचारों का आदान प्रदान होता और श्रीमती भट्टाचार्य हमें कुछ अविश्वसनीय, अति स्वादिष्ट उत्तर भारतीय व्यंजन परोसती थी, जिनका स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा था। वो मेरे लिए मेंटर और इंस्पिरेशन यानी कि भरोसेमंद सलाहकार और प्रेरणादायी थे, लेकिन मैं सबसे पहले उन्हें बेहतरीन इंसान के रूप में याद करता हूँ। योगेश गोले, डिप्टी न्यूज एडिटर, लोकमत टाइम्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। स्वर्गीय प्रणव रंजन भट्टाचार्य उत्कृष्ट लेखक एवं संपादक थे। किसी भी लेख को अपनी जादुई स्पर्श द्वारा नया रूप देने की क्षमता रखते थे। मैंने एक रिपोर्टर के रूप में अपने करियर का प्रारंभ उनकी छत्र छाया में ही किया। मुझे ये कहने में कोई झिझक महसूस नहीं होती कि उनके अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने की वजह से ही आज मैं इस पेशे में इतना आगे बढ़ पाया हूँ। वो मिलनसार स्वभाव के थे और रिपोर्टर को संभालने का कौशल उन्हें खूब आता था। वो लेखों में विविध पहलुओं को समझाने का हर संभव प्रयास करते और उसे इस तरह एडिट करते जिससे उसका महत्व बढ़ जाता। उनके निधन से हमने वास्तव में एक महान पत्रकार खो दिया है। रंजना दिग्गीकर, स्वतंत्र पत्रकार एवं पूर्व सब एडिटर, लोकमत टाइम्स तथा संपूर्ण लोकमत टाइम्स टीम, औरंगाबाद, महाराष्ट्र की ओर से दूरदर्शी समाचार संपादक को श्रद्धांजलि। भट्टाचार्य सर दैनिक लोकमत टाइम्स के पूर्व समाचार संपादक, भारतीय मीडिया इंडस्ट्री के अग्रणी थे। उनकी मृत्यु से लोकमत टाइम्स की संपूर्ण टीम टूट चुकी है। संपादकीय मार्गदर्शन के उनके कुछ विशिष्ट अंदाज थे, जैसे खोजी मनोवृत्ति, न्यायपूर्ण और पेशेवर पत्रकार के सभी गुणों के साथ विश्वसनीयता और उच्च सत्यनिष्ठा। अपने लेखों द्वारा अपने संपादकत्व के दौरान सर ने हमें आधुनिक भारतीय पत्रकारिता के बुनियाद के निर्माण में सहायता की। वो समाचार पत्र की संपूर्ण संपादकीय व्यवस्था और अन्य प्रशासन संबंधी पहलुओं के इंचार्ज थे। उनमें भाषाई सीमा को तोड़ने का अनोखा कौशल था। उन्होंने हम सबको डेस्क पर काम करने, रिपोर्टिंग करने के साथ साथ सृजनात्मक लेख लिखने का कौशल भी सिखाया। साहित्य से उनका लगाव और गुणात्मक लेखों के प्रति उनका अभूतपूर्व समर्पण उल्लेखनीय था। उनके पास नए पत्रकारों के लिए समय था। वो उन्हें उत्साहित करते थे और उनके भरोसेमंद सलाहकार भी बनते चले गए। अत्यंत उत्सुक पाठक और उत्कृष्ट मार्गदर्शक के साथ ही उनमें पिता जैसा स्नेह भी था। उन्होंने सख्त अनुशासक का मुखौटा कभी नहीं पहना। वो हमारे फ्रेंड, फिलोसोफर, मेंटर यानी मित्र, दार्शनिक, भरोसेमंद सलाहकार थे। वो ऐसे समाचार संपादक थे जो उदार हृदय, सहारा देने वाला और उत्साही व्यक्तित्व होने के कारण सबका प्रिय था। उनके घर पर लक्ष्मी पूजा का त्योहार मनाया जाता था, जिसका इंतजार हम सभी करते थे। इस अवसर पर वो हम सभी को निमंत्रण देते थे और उस दिन वो एक शानदार मेजबान की भूमिका निभाते नजर आते। हम सभी उस दिन बंगाली व्यंजन का स्वाद चखने के लिए आतुर रहते थे और उस घड़ी का इंतजार करते थे। लोकमत टाइम्स के साथ 4-5 साल का छोटा कार्यकाल बिताने के बाद वो बेहतर भविष्य के लिए घर लौट गए, परंतु वो हम सभी के बहुत घनिष्ठ रहे। उनके निधन से हमने एक दूरदर्शी संपादक और सच्चा मित्र खो दिया। लेकिन सचमुच ये एक चिंता का ही विषय है कि देश के बड़े अखबारों में संपादक रहे स्वर्गीय भट्टाचार्य गुमनामी की जिंदगी जीते यूं गुजर गए। वरिष्ठ पत्रकार गोपाल रंजन का ये सवाल कि जब एक क्लर्क को भी पूरी जिंदगी शानदार तरीके से जीने का हक है, सुविधा है, तो एक ईमानदार आदर्श पत्रकार के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए? ये सवाल समाज और देश में
संघर्षरत पत्रकारों की जिंदगी कुछ आसान और सम्मानजनक बनाने के लिए उठाया जा रहा है। सिस्टम पर कहीं न कहीं से प्रहार करने की जरूरत है। एक क्लर्क, सरकारी कर्मचारी न केवल अपनी जिंदगी में कायदे से रहता है, जब रिटायर होता है तो बहुत कायदे से अपना जीवन यापन करता है। मैं दिल्ली के एक रिटायर्ड टीचर को जानता हूं बहुत करीब से, मेरे परिवार के सदस्य हैं, जो 85 साल के हैं और उनको इतनी पेंशन मिलती है कि वह बहुत ही शानदार ढंग से रह लेते हैं। फिर पत्रकार 30 साल 40 साल दिन रात 24 घंटा काम करने के बावजूद आखिर में संघर्ष करने के लिए क्यों? एक क्लर्क जब रिटायर होता है तो आराम से अपने पेंशन पर जिंदगी गुजारा कर लेता है, उसको दवा और सारी चीजों को वो मुहैया हो जाती है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। तो एक ऐसे व्यक्ति पर मैं बात कर रहा हूं जिसको मैं आदर्श मानता हूं। मैं ही नहीं, जब मेरे जैसे लोग आदर्श मान रहे हैं, एक अच्छे न्यूजमैन के रूप में याद करते हैं। देश के बड़े अखबारों ने उन्हें संपादक बनाया, देश की बड़ी पत्रिकाओं ने उन्हें छापा, फिर गुमनामी में मौत क्यों हुई उनकी? मैं ये तल्खी के साथ बात कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि हमारी पीढ़ी के लोग या हमारे बाद आने वाली पीढ़ी के लोग या जो पत्रकारिता से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, वो सारे लोग जो उनसे जुड़े हैं, इस तरह की कोई व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। तलाशें कि कहां ऐसे लोग पड़े हुए हैं गुमनामी में जिनके खबर लेनी जरूरी है हमारे लिए। और हम जब कहीं भी टीवी पर या कहीं भी किसी जरूरतमंद के बारे में कोई खबर छपती है या कोई खबर चलती है तो सारे लोग मदद देने के लिए आगे बढ़ाते हैं। कोई पेशेंट, किसी पेशेंट की गुजारिश आती है तो लाखों इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन पत्रकार गुमनामी में मर जा रहा है या पत्रकार सीनियर सिटीजन होम में रह रहा है और 3,000 रुपया महीना नहीं जुटा पा रहा है, तो ये तो बहुत चिंता की बात है। और ये हम लोग सारे लोग ये कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी है। वीरेंद्र बालूपुरी मर गए, कोई याद नहीं करता। जब यहाँ जागरण नहीं हुआ करता था, जागरण के पहले वो देशदूत था, रात भर वो आदमी कलम खींच करके वो अखबार निकालता था। ऐसे तमाम नाम होंगे। हर्षवर्धन कुलश्रेष्ठ, 3 दिन उनकी लाश पड़ी रही, किसी को पता नहीं। ये चीजें, ये वाकये जो हैं, ये डराने वाले हैं। और ये ऐसे लोग थे जिनसे आप बात करें तो आपको कुछ मिलता था, भाषा को लेकर, समझ को लेकर, राजनीति को लेकर, किसी विषय पर। ये कैसे हो जाता है कि जो लोग समाज को आगे ले जाने का काम करते हैं या जिनके बारे में कहा जाता है कि समाज के अग्रणी हैं, वे लोग इस तरह से गुम हो जाते हैं, जिनके ऊपर कोई चर्चा तक नहीं करता, कोई बात तक नहीं करता। बहुत सारी ऐसे वाकये हैं। तो ये ठीक है, व्यक्ति आता है, काम करता है, मर जाता है, चला जाता है, खत्म हो जाती है कहानी। लेकिन कहानी उनकी खत्म हो जाती है, वो बहुत कुछ ऐसा हमारे सामने छोड़ जाते हैं कि जो जीवित हैं उनके बारे में सोचें। और इसीलिए जब बात व्यवस्था पर होती है और लोग तल्ख होते हैं व्यवस्था के खिलाफ, ये चीजें सामने आती हैं। बीएचएस में एक सेमिनार हुआ था जिसमें प्रभाष जोशी चीफ गेस्ट थे। मुझे बुलाया गया विषय परिवर्तन के लिए। तो मैंने कहा कि मैं केवल प्रभाष जोशी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो प्रभाष जोशी ने हम लोगों को बताया है उस तरह पत्रकारिता की जाए या जो पत्रकारिता आजकल हो रही है उस तरीके से की जाए। क्योंकि प्रभाष जोशी के बताए गए ढंग से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं तो सड़क पर आ रहा हूं, और सड़क पर ना आऊं इसलिए जिस तरह की पत्रकारिता करनी पड़ रही है उस तरह की पत्रकारिता करने के लिए आत्मा गवाही नहीं देती। ये बड़ा सवाल है आज के पत्रकारों के साथ। तो अभी आप देख रहे थे ये वृत्तचित्र टकलू दादा के जीवन पर आधारित।
उनके जीवन के बहुत से पहलुओं को उजागर करने की कोशिश हमने की है। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा। आप उनके जीवन के उन पहलुओं से भी रूबरू हुए होंगे शायद जिनके बारे में इससे पहले आप न जानते रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिंदी में जब मैं आया तो मंगलेश डबराल थे, नीलाभ और वीरेन डंगवाल आया करते थे। इस तरह के लोग हम लोग थे। तो उनको ऐसा नहीं था कि वो अंग्रेजी के थे तो हिंदी वाले से नहीं जोड़ रहे हैं अपने को, सबके साथ जोड़ के और नए लोगों को कुछ न कुछ बताते थे, सिखाते थे। जिसमें कि समय समय पे इन्होंने न केवल नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका में एक संपादक के रूप में बल्कि जब इलाहाबाद से बाहर गए तब भी उन्होंने, चाहे लोकमत रहा हो चाहे हिंदुस्तान टाइम्स रहा हो, वहां उन्होंने अपने पत्रकारिता की जो आचरण है उससे पत्रकारिता जगत को सबद्ध करने में एक विशिष्ट योगदान दिया। और ईमानदार होना चाहिए। जो पत्रकार ईमानदार नहीं होगा तो वो कुछ नहीं करेगा। क्योंकि रोज पेपर लेके पढ़ते वक्त पूछते थे कि देखो ये ऐसे लिखे वैसे लिखे, हमने अब आप छोड़ दीजिए। नहीं, हमसे नहीं छोड़ा जाता है। जब वो गए यहाँ से तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ था, मगर वो अच्छी जगह जा रहे थे तो मुझे फिर बाद में वो मिलते रहे। एक प्रकार से अंत तक वो लिख रहे थे। इस फील्ड में, पत्रकारिता की फील्ड में ही वॉज एन एक्सपर्ट, इसमें कोई दो राय नहीं। और हर मामले में वो लिखते थे। यहाँ से जाने के बाद हिंदुस्तान टाइम्स पटना में गए, वहाँ पर वो सोरी कचर के ऊपर लिखने लगे थे। इलाहाबाद में तो पत्रिका में 27 साल काम किए तो बहुतों को बनाया, इतना तो हमें नाम याद नहीं आ रहा। पर वो जब औरंगाबाद में थे तो वहाँ कुछ लड़के हैं, जैसे उनमें से एक है इम्तियाज जलील जो अभी एनडीटीवी का पूना कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो है। फिर एक रिजवान का है और भी कुछ मनोज, ये सब हमको फोन कर रहे हैं। उन लोग अब टाइम्स ऑफ इंडिया में है, वो पूना में है। तो ये लोग सब मैंने इनसे ही काम सीखे हैं। बहुत प्रयत्न है, भोपाल में भी बहुत करते हैं तो इनसे ही काम सीखे हैं। अभी फोन करके ये लोग अभी काफी ऊपर चढ़ गए हैं और फोन करके हमसे कह रहे हैं कि अब हम लोग ने जो कुछ सीखा था सर से सीखा है तो आप अपने को अकेले न समझिए, करके हैं। तो ऐसे तो इनका सिखाया हुआ बहुत है। उधर आपका जर्नलिस्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट खुला तो पहला स्टूडेंट सिलेक्शन में भी वो थे और फिर अभी भी लेक्चर भी काफी दिन दिए। औरंगाबाद में भी जर्नलिज्म का जो कॉलेज है अक्सर लेक्चर के और बहुत ही सुंदर तरीके से वो आर्टिकल में उन्होंने अपना विचार रखे हैं। आजकल का पत्रकारिता नहीं बिजनेस हो रहा है, क्योंकि आजकल खाली पत्रकारों से पैसा। पी.आर. भट्टाचार्य जी जो कि हमारे इलाहाबाद के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी क्रिकेट के थे, उनका स्वर्गवास हो गया। वो अपने जमाने के एक मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी थे पी.आर. भट्टाचार्य जी। और उनको एम्पायरी करने का भी बड़ा शौक था और इलाहाबाद के खिलाड़ियों को उन्होंने बताते रहते थे, जिससे बहुत इलाहाबाद के खिलाड़ियों को लाभ हुआ। नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका में उन्होंने एज न्यूज एडिटर के पद पर उन्होंने ज्वाइन किया और पत्रकारिता में भी उनकी बड़ी ही महारत था। और उनकी जो इंग्लिश पे तो उनका कमांड था, बहुत अच्छी उस पत्रकारिता उनकी थी। और जब वो लिखते थे तो उसको पढ़ने में भी इतना, उनके लिखने में इतना फ्लो था कि आप उनका पढ़ते चलिए, इतना अच्छा लगता था कि उन्होंने धारा प्रवाह होकर के वो लिखते थे। उनकी जो उन्होंने अपना क्रिकेट का जो ज्ञान बांटा है, जो उन्होंने सिखाया, चाहे क्रिकेट के खेल में, चाहे एम्पायरी में, और चाहे ये स्पोर्ट्स के आर्टिकल्स जो उन्होंने लिखी उसमें, और बाकी तो एज ए न्यूज एडिटर तो नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका में उन्होंने बहुत लिखते ही रहते थे। तो उनका ज्ञान था, वो क्रिकेट
क्वालिफिकेशन रणजी तक हुआ था, पर रणजी वो खेल नहीं पाए क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के साथ रणजी कर सकते। तो उस जमाने में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को ज्यादा ये देते थे, इसलिए उन्होंने रणजी नहीं खेल पाए। अंपायरिंग भी बहुत दिन किया उन्होंने। कभी कभार मौका मिलता था तो क्या आते थे, बैठते थे, बातें करते थे, दुनियादारी कई बातें होती थी। मिस्टर पी आर भट्टाचार्य बहुत ही अच्छे आदमी थे और नेचर के बहुत ही अच्छे हैं, स्वभाव में बहुत ही ठीक थे। मतलब क्या कहते हैं, बहुत अच्छी तरह से रहना उनका स्वभाव में था। मेरे रिलेटिव जो है रहते हैं बहराना में, उन्होंने मुझे फोन कर बताया कि आपके पड़ोस में जो रहते हैं मिस्टर भट्टाचार्य, उनके निधन के बारे में पेपर में निकला। मैंने कहा हाँ, कम से कम 3-4 पेपर में पढ़ा, दैनिक जागरण में भी निकला और अमर उजाला में भी निकला, हिंदुस्तान टाइम्स में निकला। और अगर कोई विशेष व्यक्ति जब गुजर जाता है, उसी का ये नाम जो है पेपर में या ऐसे आते हैं। हमेशा हर बात है, ये फीलिंग्स नहीं था कि बेटी है उससे पूछेंगे, और ये नहीं था। इतना सब मतलब वो नहीं था, झिझक नहीं था कि बेटी से नहीं पूछेंगे, हमसे बेझिझक पूछ लिया करते थे, ये जरा बता दो, वो जरा बता दो। वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट थे, मतलब जैसे कि मैंने कभी कभी हमसे लड़ाई भी हो जाता था इसलिए कि आपके अच्छाई के लिए हम लोगों को भोगना पड़ता है। ये वैसे हस्बैंड वाइफ में होता है, घर का लड़ाई सब में। क्योंकि ये है कि देखिए, ईमानदारी से जो जिंदगी बिताता है उसके लिए चाहे फैमिली को थोड़ा सफर करना पड़े, पर बाद में जाके उसके अच्छा नतीजा निकलता। तो आज के पत्रकारों के साथ है, जब टकलूदास जैसे पत्रकारों के सामने भी ये स्थिति रही तो कितना बड़ा चिंता का विषय हो सकता है। मेरे साथ के ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो घरों में ऐसा रहता है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि काम कर रहे हैं, और इसके लिए मैं अपनी योग्यता की बात नहीं करता, कहीं न कहीं कुछ ऐसा रहा होगा जिसके कारण, वरना मुझसे ज्यादा योग्य लोग हैं और सड़कों पर हैं। मुझे ऐसे लोग मिलते हैं और इसके लिए तो बहुत बहस की जा सकती है, बहुत ज्यादा चर्चाएं की जा सकती हैं, लेकिन एक ये है, मुझे जब टकलूदास पर बात हो रही है, लोगों को यह बताना क्यों पड़ा कि टकलूदास कौन थे, ये बताना क्यों पड़ा? मैं नहीं जानता कि ये इसके लिए कौन हम लोग जिम्मेदार हैं। मैं तो मानता हूं कि मेरे जैसे लोग जिम्मेदार हैं कि जिन्होंने यह नहीं बताया आने वाली पीढ़ी को कि पत्रकारिता क्या होती है और कौन लोग पत्रकार हैं। पत्रकारों के नाम पर आज भी हम पराड़कर और गणेश शंकर विद्यार्थी को ही याद करते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे लोग पत्रकार हुए और संघर्ष किया। हाँ, निश्चित रूप से मैं याद कर रहा हूँ, उस समय में मैं मिलता था तो अच्छी तरह से मुझसे फोन पर बात करते थे, अपनी समस्याएं बताते थे, कोशिशें की गई, लेकिन हम भी उनकी समस्याओं को हल नहीं कर सके। मेरी जिम्मेदारी थी, हमारे जैसे उनके बाद वाली पीढ़ी के लोगों की जिम्मेदारी थी, नहीं कर पाए हम। और आज भी, लेकिन हमने, हमारा जो सिस्टम है, जो संसदीय लोकतंत्र है और जो उससे जो पैदा हो रहा है, और जिस तरह की सरकार पैदा हो रही है, इनसे कोई उम्मीद रखना जन सरकार को बेमानी होगी उम्मीद रखना। यही सब चीजें ऐसी हैं जो कितना हास्यास्पद होता है कि हम लाखों करोड़ की बात करते हैं कि एक किसी स्कैम में 1,76,000 करोड़ का घपला हो गया, तो इतने 1,000 करोड़ का हो गया, इतने, और हम 1,000 रुपए, 10,000, 15,000, लाख, 1.5 लाख इस तरह से हम मुहैया नहीं करा पाते जरूरतमंद लोगों को, जो कलम के सिपाही होते हैं उन लोगों को। ये पहले भी होता था, आज भी है, और टकलूदास हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे जैसे लोगों के दिलों में तो जीवित हैं और हमेशा रहेंगे, और हम लोग कोशिश भी करेंगे कि उन्हीं के जैसे लोग जीवित रहें। लगभग हर एक क्षेत्र में अच्छी जानकारी रखने के कारण अक्सर लोग सहज रूप से उनसे मार्गदर्शन लेते और अपनी समस्याएं भी बताते, फिर चाहे ऐसे लोगों में उनके अपने रिश्तेदार हो या फिर दोस्त, सहकर्मी या कोई और, मगर वो सबके लिए एक अच्छे मित्र और बेहद आज जब पत्रकारिता के मायने दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, वो विशुद्ध पत्रकारिता कहीं खोती जा रही है।
ईमानदारी की बातें खोखली नजर आने लगी हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें